क्या उद्धव ठाकरे ने मोदी का साथ नहीं दिया? CAA का कानून बन रहा था, उद्धव ठाकरे मोदी का साथ दिए, और CAA का कानून NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा, इससे अलग नहीं कर सकते। ये सिटीजनशिप कानून के तहत NPR NRC है। अब बीजेपी बोली नहीं। मैंने अमित शाह से पूछा था, वीडियो जी NPR NRC होके रहेगा, तो क्या झूठ है? बोलो, अमित शाह ने झूठ बोला तो कल पार्लियामेंट में प्रिविलेज मोशन डालूंगा अमित शाह के खिलाफ के झूठ बोले तो पार्लियामेंट को। आप CAA का साथ दिए उद्धव ठाकरे, और NPR NRC होगा तो याद रखो NPR NRC होगा। ये लोग इस देश में NPR NRC कराकर दलित समाज को, गरीब समाज को, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान को, किसानों को, बहरहाल जितने गरीब हैं, अगर यहां पर इस इलाके में किसी गवर्नमेंट के दफ्तर पर NPR NRC के तहत एक नाम लिखा जाएगा, राहुल नाम लिख दिए हमारे भाई का, तो कोई भी संघ परिवार का आदमी जाके बोलेगा राहुल भारत का नागरिक नहीं है, वो राहुल को बताना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक है। राहुल के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा, और राहुल को बताना पड़ेगा कि दादा का, उसके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएगा राहुल। भारत में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? 6 या 7% लोगों के पासपोर्ट है, और आप समझते आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है? नहीं, आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है कि यह भारत की सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। CAA की ताईद उद्धव ठाकरे ने की, अब उद्धव ठाकरे आके बोल रहे मैं सेक्युलर हो गया। ये कैसे सेक्युलर हो गए भाई आप? कहां से सेक्युलर हो गए आप? और कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार की उनके साथ बैठी हुई है, चीचा एक तरफ, भतीजा एक तरफ। अरे सबको बेवकूफ बना रहे हैं लोग, अंकल एक तरफ, उन्हों एक तरफ, और गाली किसको दे रहे? पूरे मिलके। बीजेपी बोलती है आतंकवादियों का साथी है, हम भी टीम है। ट्रिपल तलाक का मसला है, उद्धव ठाकरे साथ दिए बीजेपी का। ट्रिपल तलाक का कानून मोदी जी बोलते मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा इंसाफ की बात है, इंसाफ की बात नहीं, नाइंसाफी की बात है। अगर कोई मुस्लिम महिला को कोई मुसलमान ट्रिपल तलाक देता है तो मैं कहा हूं गुनाहगार है, वो गुनाहगार है, मगर जब वो देता है, अब उस औरत को बताना पड़ेगा कोर्ट को जाकर के ये पागल बेवकूफ ने मुझे ट्रिपल तलाक दिया। कौन जाकर उसकी ताईद में कोर्ट में खड़े रहेगा? अच्छा, मोदी जी को हम मोदी जी नहीं बोलेंगे, उनको अल्लामा फजीलतुल शेख मोदी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? जेल में कोई गया तो मोदी जी बोले तू जेल में जाएगा तो अपनी बीवी को पैसा भिजाना। अबे जेल में कौन देगा पैसे? मोदी जी बोल रहे दिमाग में आ गया, साइंटिस्ट है वो। अब मोदी जी बोल रहे कि वो ट्रिपल तलाक देता तो शादी नहीं टूटती। जब शादी नहीं टूटती तो गुनाह किस बात का, केस किस बात का? मगर मोदी जी फजीलतुल शेख है, अल्लामा है। अच्छा, उसको कोर्ट में सजा 2 या 3 साल की हो सकती। किसी और समुदाय के आदमी को अगर अपनी बीवी को इस तरह छोड़ता है तो 1 साल, यहां पर 2 या 3 साल। अब 2 साल 3 साल के बाद वो दीवाना निकलेगा तो क्या उसकी बीवी, हमारी बेटी जेल के सामने खड़े होना कि आ मैं तुझे कबूल कर लूं? 3 साल तक वो बच्ची इंतजार में रहना, उसका क्या पुरसाने हाल होगा। फिर आप देखिए, ये बात है UAPA का कानून, शिवसेना ने UAPA कानून में साथ दिया मोदी का। भारत की जेलों में लोग सड़ रहे हैं। भीमा कोरेगांव की जेल में जो लोग जेलों में हैं, जिनको आज कहा गया कि तुम्हारे घर पे रेस्वा, तुम इतने पैसे जमा करो, UAPA, कैसे UAPA को मजबूत किया गया? जुलाई 2019 में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के कानून का साथ दिया। जेल में कौन है? दलित हैं। जेल में कौन है? मुसलमान है। जेल में कौन है? इंटेलेक्चुअल है जो BJP RSS के खिलाफ है। आप फिर आकर कहते हैं हम सेकुलर है। तो इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि देख समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। इम्तियाज जलील आपकी आवाज है, आपकी पहचान है। इम्तियाज जलील ने अपने आप को, जान को जोखिम में डाला और औरंगाबाद में फसाद होने नहीं दिया। जो इम्तियाज जलील को वोट देगा वो जान बचाने वाला साबित होगा। जो इम्तियाज जलील के खिलाफ वोट देगा तो आप उन लोगों को जान लीजिए जो दंगा कराना चाहते हैं, जो गड़बड़ कराना चाहते हैं।
इम्तियाज जलील का नाम गरीबों की जान को बचाना। इम्तियाज जलील को वोट देने का मतलब गरीबों को उनका हक दिलाना। अभी हमारे भाई ने मुझे आदर्श के हैं, कहां गए वो सतीश, कहां है? 2000 करोड़ का आदर्श का स्कैम हुआ। कोई पार्टी इनका हाथ नहीं पकड़ा। पूछ लो इन लोगों से। ये बड़ा बोलते ना कि हम दुश्मन हैं। क्या हुआ? बीजेपी ने इनका हाथ पकड़ा? नहीं पकड़ा। शिंदे ने हाथ पकड़ा? नहीं पकड़ा। अजित पवार ने, शरद पवार ने, नो, कोई नहीं। ये गरीब लुटे पीटे जिनके 200 करोड़ से ज्यादा जिंदगी की कमाई की लूट के चला गया, तो इम्तियाज जलील के पास गए। इम्तियाज जलील ने इनकी इंसाफ की लड़ाई का आगाज किया और आज इम्तियाज जलील के लड़ने की बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला करीब में इन आदर्श के इन तमाम लोगों का इंसाफ होगा। क्या इम्तियाज जलील ने देखा कि इसमें कौन किस समुदाय का है? इम्तियाज जलील ने यह देखा कि ये गरीब हैं। इनके आंसुओं को देखकर इम्तियाज जलील की आंख में आंसू आ गए। यह होना चाहिए। जो आपका एमपी होता है उसमें दर्द होना चाहिए, तकलीफ को महसूस करने का एक सलीका होना चाहिए। अरे ये तमाम लोग सिर्फ आपके वोट के भूखे हैं। इनको अगर 5 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड कोई देगा तो अपना जमीर बेच देंगे, सब बेच देंगे अपने आप का। मगर इम्तियाज जलील रुका नहीं, झुका नहीं। और आज आदर्श वालों की लड़ाई इम्तियाज जलील लड़ रहा है। मेरे भाई, मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि आप अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। और हद तो यह हो गई कि आज महाराष्ट्र हो या पूरा भारत हो, जो जो गरीब नौजवान हैं उनसे पूछो आप, उनको सबसे ज्यादा परेशानी नौकरी की है। मीडिया के लोग हैं, बोलेंगे नहीं, इनको नहीं मालूम कल तक इनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। बेरोजगारी नौजवानों का बहुत बड़ा चैलेंज है। हर नौजवान परेशान है, चाहे किसी मजहब और समुदाय का हो। तो बीजेपी के लोगों से पूछा गया, इनके आजमगढ़ यूपी के एमपी से मीडिया ने पूछा, ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तुमने कुछ नहीं किया। तो एमपी साहब का क्या बयान है, सुनो आप। ये कितने जीनियस है, देखो आप। एमपी साहब ने बयान दिया कि क्या करेंगे मोदी जी, इतने बच्चे पैदा कर रहे लोग। अबे तू कैसे पैदा हुआ? अम्मा की पेट से पैदा हो ना सब। अब एमपी साहब बोले मोदी जी क्या करेंगे, योगी जी क्या करेंगे? उन्होंने तो बच्चे नहीं पैदा किए, आप लोग पैदा कर रहे हैं, कहां से लाएंगे नौकरी? अरे वो नहीं पैदा की, हम उनकी इज्जत करते भाई, वो उनका फैसला होगा, हम क्यों मानेंगे उनके फैसले को? मैं बीवी है मेरे घर में, मेरी बहन है, ब्याह करूंगा। आप सरकार में किस लिए है फिर बताओ? आप बोल दो कि शादी मत करो, बच्चे मत पैदा करो, नौकरी मिल जाएगी। चलो बोलो बोलो। दोनों शादी नहीं किए, यानी एक शादी नहीं की, एक शादी के दोनों को बच्चे नहीं है, उनका फैसला है। मगर एक प्रधानमंत्री बन गए 10 साल से, एक मुख्यमंत्री बन गए, तो मालूम हुआ जो बच्चे नहीं पैदा करेगा उसको ही मिलेगा क्या मलाई? ये क्या बात है बताइए? मजाक उड़ा रहे हैं गरीबों का। उन बेरोजगार नौजवानों के दिलों पर क्या गुजरती होगी जब इस तरह के बकवास को सुनते हैं कि एक बीजेपी का एमपी कह रहा है। और याद रखिए, आखिर में कह रहा हूं, अगर दोबारा बीजेपी को वोट मिलेगा तो नरेंद्र मोदी अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में तब्दीली लाएगा या उसका नया संविधान बनाएगा। लाख बीजेपी कह ले, कभी यकीन नहीं करना इन लोगों पे, कभी यकीन नहीं करना। आप बोलेंगे ओवैसी तुम क्यों बोल रहे, तुम प्रूफ दो, क्यों यकीन नहीं करना बीजेपी के ऊपर? क्या 2014 में मोदी ने नहीं कहा था भाइयों बहनों 15 लाख? कहा था ना? नहीं कहा था? कहा था ना कि जो मानते हैं, कहा था, हाथ उठाओ। मीडिया के लोग भी उठा सकते हैं आप। 15 लाख की जगह 15 पैसे आए। अब मोदी जी की बात का यकीन कैसा करेंगे? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे बोले थे, आज की तारीख में 2024 में 14 लाख वो खुद कह रहे हैं। बताइए कैसे भरोसा करेंगे आप? याद रखिए, इस देश की सबसे बड़ी ताकत अंबेडकर बाबा साहब का बना हुआ संविधान है। अगर यह संविधान चला जाएगा तो सब चला जाएगा, याद रखो। तो संविधान को बचाना है। यह संविधान हम सबको बराबरी का हकूक देता है। यह संविधान कहता है कि कोई बड़ा छोटा नहीं। यह संविधान कहता है कि गोरे को काले पर फौकियत नहीं।
संविधान कहता है कि जो मोची होगा और जो बड़ी बिल्डिंग में बैठा होगा वो सब बराबर होंगे। ये चाल है, ये साजिश है उनकी संविधान बदलने की। जब संविधान बदलेगा तो आरक्षण चला जाएगा, याद रखो मेरी इस बात को। मैं तुम्हारे वोट लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। इसीलिए आपको पार्लियामेंट में अपनी एक बेहतरीन आवाज को भिजाना है। इम्तियाज जलील को कामयाब करिए और 13 तारीख के दिन जब आप पोलिंग बूथ को जाएंगे तो खुदा के लिए सेल फोन लेकर पोलिंग बूथ को मत जाइए। हम क्या होता सेल फोन लेके जाते, अब वो रूल्स में है सेल फोन आप हाथ में पकड़कर नहीं लेकर जा सकते, तो सेल फोन मत लेकर जाइए। अपने पूरे फैमिली को लेकर जाइए। नौजवानों की जिम्मेदारी है, पोलिंग बूथ को जाइए, पतंग के निशान के जगह बटन दबाइए, वो स्लिप निकलेगी, उस स्लिप में देखिए कि पतंग के ऊपर आपने बटन दबाया तो उस पर पतंग का निशान है या नहीं। फिर बाहर निकलकर पोलिंग बूथ से 10 कदम आगे जाए।